Hello friends, welcome to this session and today we are going to talk about the anti-defection law. So let's start. 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था हमारा 1985 में, द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 तो उसने इंट्रोड्यूस किया था कि एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट के हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के एमएलए, ठीक है। एमपी ऑफ पार्लियामेंट एंड द एमएलए ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द डिफेक्शन बेसिस, ठीक है। डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर, अगर वो डिफेक्ट करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, ठीक है। वही इसने 4 आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किया था, 4 आर्टिकल्स में, ठीक है, और 10th शेड्यूल को ऐड किया था। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है और इसका एम जो था वो था प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी स्विचिंग। भाई कुछ अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी जहाँ भी देखते हैं वहीं पर अपना दल बदल कर लेते हैं, तो पार्टी जो स्विच करते रहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, उनको प्रिवेंट करना था, इसका जो मेन एम था, ठीक है। फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है, ठीक है। 91st अमेंडमेंट 2003 ने क्या किया, एक मॉडिफिकेशन लेकर आया 10th शेड्यूल में बाय रिमूविंग एन एक्सेप्शन प्रोविजन, जिसने देखो एंटी डिफेक्शन में एक एक्सेप्शन था कि भाई ये एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन को इसने रिमूव कर दिया, किसने, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ने, ठीक है। स्पेसिफिकली द अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द प्रोविजन एग्जेम्प्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ अ स्प्लिट विद इन पार्टी। तो भाई ये जो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 का, एक्चुअली इसने किस एक्सेप्शन को डिलीट किया था, वो एक्सेप्शन ये था कि भाई डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे आप अगर स्प्लिट पड़ता है पार्टी के अंदर, ठीक है, तब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, कुछ ऐसा केस था, तो उसको इसने जो है रिमूव कर दिया था। वेल लेट्स सी व्हाट वाज दैट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब एक्ट के प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं। भाई डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वो किस बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ए मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, भाई अगर एक इंसान है मेंबर ऑफ अ हाउस, कोई एमपी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो तब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो खुद अपनी मर्जी से उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है, ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से उसकी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है, ठीक है, इफ़ दे वॉलंटरली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप। और डिस्क्वालिफिकेशन अगर मेंबर जो है वोट करता है, ठीक है, और एब्सटेन करता है वोटिंग से। मान लो कि पार्टी ने कहा था कि भैया एक तो छोड़ना, सिंपली छोड़ दिया, ठीक है, फिर भी डिस्क्वालीफाई हो गया अंडर एंटी डिफेक्शन, ठीक है। भाई दूसरी बात यह है कि पार्टी ने कहा था कि इस बेसिस पर इस तरीके से वोट करना, वोट ये करना, वोट नेगेटिव करना, पॉजिटिव करना, या एब्सटेन नहीं करना, तो उसने लेकिन उसका कॉन्ट्रारी किया, ठीक है, या तो उसने वोट किया ही नहीं, या किया तो अपोजिट किया, या फिर उसने वोट एब्सटेन कर लिया, मतलब किया ही नहीं, ठीक है। तो पार्टी की डायरेक्शन से कॉन्ट्रारी किया, ठीक है, और प्रायर परमिशन भी नहीं ली थी उसकी, और ये एक्शन जो है उसने मतलब पार्टी ने 15 दिन के अंदर अंदर माफ़ भी नहीं किया, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कई सारी शर्तें हैं कि देखो भैया, या तो तुमने वोट जो है वो गलत किया, पार्टी से कॉन्ट्रारी किया, और दूसरा जो है आपने वोट जो है उससे एब्सटेन किया, मतलब वोट किया ही नहीं, ठीक है, पार्टी ने कहा था करना और किया ही नहीं, एब्सटेन कर गए। और भाई इसके लिए आपने प्रायर परमिशन भी नहीं ली थी पार्टी की, और फिर पार्टी ने आपके इस एक्ट को कंडोन भी नहीं किया 15 दिन के अंदर अंदर, देन आफ्टर दैट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। दिस इज़ द सिंपल पॉइंट। जो प्रोविज़न है वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो मेंबर्स है जो कि एक पार्टी टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, शुड रिमेन इन द पार्टी एंड फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। भाई ये प्रोविज़न एम्फेसाइज ये करता है कि भाई जो मेंबर हैं जो कि एक पार्टी टिकट से इलेक्ट होकर आए हैं, वो उस पार्टी में रहने चाहिए और उसके डायरेक्टिव्स को भी फॉलो करें, ठीक है, ये है इसका प्रोविज़न। वेल इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में ये है कि भाई जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाई तब किया जाएगा अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद ज्वाइन कर ली तो, ठीक है। भाई अगर वो तुम इंडिपेंडेंट थे तो भाई जनता ने वोट दिया एंड आफ्टर दैट यू ज्वाइन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, देन आफ्टर दैट इट मीन्स यू आर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में ये है कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, पहले एंग्लो इंडियन होते थे 2 और राज्यसभा में तो होते ही हैं 12। तो भाई नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में ये है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 6 मंथ के अंदर अंदर किसी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, इफ़ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम टेकिंग देयर सीट्स, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 6 मंथ के अंदर करना है तो कर लो किसी को, 6 मंथ के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। विद इन द इनिशियल 6 मंथ ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इन 6 महीने के अंदर कर लिया तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, और अगर उसके बाद किया तो बिल्कुल होगा, ठीक है।
ठीक है भाई। एक्सेप्शन सब देख सकते हैं, एक्सेप्शंस क्या है। इन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मर्जर ऑफ अ मेंबर पार्टी विद अनदर एग्रीड अपॉन बाय 2/3 ऑफ पार्टी मेंबर्स। भाई देखो, मर्जर ऑफ अ मेंबर पार्टी विद अनदर, मर्जर ऑफ अ मेंबर पार्टी विद अनदर मतलब एक पार्टी थी, उसके जो 2/3 मेंबर है, ठीक है, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। कितने? 2/3, ओके, यानी 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो हैं वो जा रहे हैं किसी और पार्टी के साथ, ठीक है। वॉलेंट्री रेजिग्नेशन और रिजॉइनिंग ऑफ अ पार्टी बाय अ मेंबर इलेक्टेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द हाउस ऑफिस, ठीक है। भाई वॉलेंटरीली कोई रेजिग्नेशन दे रहा है या मतलब रिजॉइन कर रहा है पार्टी को बाय अ मेंबर इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे कि हमारे स्पीकर है लोकसभा के या राज्यसभा के जो हैं, तो भाई अगर वो अपने ये मतलब क्या कहते हैं इसको, अपने पद को संभालने से पहले रेजिग्नेशन दे देते हैं, वॉलेंटरी रेजिग्नेशन, ठीक है, तो भाई वो भी डिफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, मतलब वो भी एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। जैसे ही वो स्पीकर पद से हटते हैं तब वो अपना दोबारा मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, एज अ मतलब वो डिस्क्वालीफाई थोड़ा ही ना हुए थे, तो इसीलिए, ठीक है, टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस। और ये ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब स्पीकर के लिए जा रहे हैं या फिर उसके लिए जा रहे हैं तो फिर मतलब अपना रेजिग्नेशन देकर जाएंगे उस पोस्ट से, क्योंकि उनको लगता है कि इस पोस्ट की कोई इम्पार्शियलिटी और डिग्निटी बनाए रखने के लिए मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। अब भाई जो एग्जेम्पशन है फॉर स्प्लिट्स बाय 1/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी मेंबर एज पर द 10th शेड्यूल, ठीक है, जो एग्जेम्पशन है फॉर स्प्लिट्स बाय 1/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी मेंबर्स, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। रिमूव, अच्छा समझ गई। देखो भाई, पहले 1/3 था, ठीक है, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ना 2003 का, इसने क्या किया था, स्प्लिट अगर 1/3 पहले होता था ना तो उसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करते थे, मतलब पार्टी के 1/3 मेंबर्स किसी और पार्टी में जा रहे हैं, सो दिस वुड नॉट बी लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, बट नाउ इट इज़ 2/3, ठीक है। सो दैट्स वाई जो रिमूव किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, ये एक्सेप्शन रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, तो इसीलिए दैट वॉज ऑल। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी देखिए, मतलब अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि भाई ये डिफेक्शन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो भाई ये कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे, जैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या वाइस चेयरमैन ऑफ द क्या कहते हैं राज्यसभा, तो ये सब डिसाइड करते हैं कि भैया ये जो इंसान है ये इस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और भाई इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, ऐसे डिसीजन के लिए कि कितने टाइम बाद ये डिसीजन आएगा, कोई भी टाइम लिमिट हो सकती है। अब भाई इनिशियली क्या होता था, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था उसका डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाता था और कोई जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन फिर क्योतो होलोवन केस आया 1992 में, ठीक है, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं भैया ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्पीकर कभी कोई गलती ना करे, क्या पता वो पार्टी बायस हो, तो इसलिए ऐसे मतलब कुछ को कर रहा हो, डिफेक्शन में कोई डिस्क्वालीफाई कुछ को नहीं कर रहा हो, तो क्योतो होलोवन केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि नहीं भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है एक्टिंग एज अ ट्राइब्यूनल अंडर द 10th शेड्यूल, हम उसको ऐसे है जैसे ट्राइब्यूनल की तरह है, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल से सीधा कहाँ जाती है, अपील जाती है ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, सो दैट्स वाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है एक्टिंग एज अ ट्राइब्यूनल अंडर द 10th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो अब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है फॉर मेलाइज परवर्सिटी एटसेट्रा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर सकता है वो भी। तो भाई उसने ये आर्ग्यूमेंट जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि वेस्टिंग एट जुडिशरी पावर्स इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज इनहेरेंटली वैलिड ड्यू टू पोटेंशियल पॉलिटिकल बायस, ठीक है। देखो एक आर्ग्यूमेंट ये भी उठ रहा था कि भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए कि ये क्या कहते हैं इसको, स्पीकर डिसाइड करेगा कि कौन डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो भाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब इतने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतने बायस भी नहीं होते कि बिल्कुल ही मतलब वो अपने ही उसमें लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, इंसान है तभी जिंदा है, तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। वेल आगे देखते हैं रूल मेकिंग पावर देखिए डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड किसके पास है, वही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो कुछ रूल्स क्रिएट कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल, ठीक है। 10th शेड्यूल में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि 10th शेड्यूल में रूल्स बना सकते हैं, वो तो पार्लियामेंट ने बनाए ऑफकोर्स फ्रॉम एन अमेंडमेंट,
एक्चुअली उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। दीज रूल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द हाउस फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज। भाई इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो रूल बनाए जा रहे हैं वो हाउस के सामने 30 दिन तक प्रेजेंट होने चाहिए, ड्यूरिंग विच द हाउस कैन अप्रूव, मॉडिफाई और डिसअप्रूव देम। और इस 30 दिनों में देखो स्पीकर या फिर चेयरमैन, इनको 30 दिन के लिए हाउस के सामने रखेंगे, ठीक है। अब इस 30 दिनों में या तो हाउस उसको अप्रूव कर दे, मॉडिफाई कर दे, डिसअप्रूव करके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। विलफुल कॉन्ट्रावेंशन जो होगा इस रूल्स का, अगर कोई मेंबर इन रूल्स को तोड़ेगा, ठीक है, विलफुली, तो भाई वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा ऑफ द हाउस। और तुमको पता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करने पर उसकी सज़ा भी मिलती है, ठीक है। The presiding officer can initiate a defection case only upon receiving a complaint from a member of the house. Presiding officer तब defection case स्टार्ट कर सकता है जब वो कोई कंप्लेंट रिसीव करता है फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। मतलब खुद से सो मोटो जो है उससे नहीं कर सकता, ठीक है। कोई कंप्लेन आई कि देखो भाई ये डिफेक्शन वाला केस लग रहा है यहाँ पर, तो फिर वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ऑफिसर कैन इनिशिएट अ डिफेक्शन केस। वेल नेक्स्ट इज बिफोर रीचिंग अ फाइनल डिसीजन, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो मेंबर को अगेंस्ट होम द कंप्लेंट इज मेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट एन एक्सप्लेनेशन। भाई जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट आई है, डिसीजन देने से पहले स्पीकर जो है उसको मौका देता है कि आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहें तो कुछ कह सकते हो, ठीक है। तो भाई आप जो है अपना एक्सप्लेन कर सकते हो, एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट एन एक्सप्लेनेशन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में ऑल्सो रेफर द मैटर टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर फर्दर इंक्वायरी। भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, तो फिर वो ऐसे मैटर को जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो इसके पास भी भेज सकता है कि आप इंक्वायरी करिए क्या क्या चल क्या रहा है, ठीक है। डिफेक्शन डज नॉट हैव एन इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट अंडर दिस प्रोसीजर्स। भाई डिफेक्शन का कोई इमीडिएट और ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं होता इन प्रोसीजर्स के अंडर में, ठीक है। तो इसीलिए शो कोर्स नोटिस। वेल इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट। अब हम इवैल्यूएशन ऑफ द एक्ट पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। भाई 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पॉलिटिकल डिफेक्शन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और पॉलिटिकल डिफेक्शन किस लिए होता है? बाय ल्यूर ऑफ ऑफिस, भाई ऑफिस के लालच में, मटेरियल बेनिफिट्स के लालच में, सिमिलर मोटिवेशन, ठीक है। भाई इसका जो पर्पज़ है, मतलब 10th शेड्यूल का 1952 सॉरी देखो 52nd अमेंडमेंट 1985 आई थिंक, 52nd अमेंडमेंट देख लेते हैं, इसकी डेट मुझे याद नहीं रही। नाइनटीन 1985 या वो राइट। तो भाई ये जो 1985 है, मतलब 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था ये, ठीक है। और उस टाइम पर कौन थे, देखते हैं कौन थे, तो राजीव गांधी है, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। और जो अनप्रिंसिपल्ड और अनएथिकल पॉलिटिकल डिफेक्शन है उसको कर्ब करना, उसको रोकना, ठीक है। तो भाई इसका यही क्या है, इसका मतलब उद्देश्य है। भाई ये है हमारे राजीव गांधी जी, द यंग प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ, ठीक है। पहला स्टेप है किसकी तरफ? पब्लिक लाइफ को क्लीन करने की तरफ, ठीक है। तो भाई जो पासिंग है 52nd अमेंडमेंट बिल की, जिसको एंटी डिफेक्शन बिल भी कहा जाता है, बाय अ यूनानिमस वोट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये मैच्योरिटी को दर्शाता है हमारी डेमोक्रेसी की, कि भाई इसके ऊपर किसी नेता ने कोई भी मतलब ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, नहीं भाई जो कहता उसकी बेइज्जती होती ना, कि देखो भाई ये डिफेक्टिव है, ये आराम गैराम वाले हैं। तो भाई ये वाला जो मतलब बिल है वो यूनानिमसली पास हुआ था हमारी लोकसभा में। ये कहा गया था कि भाई सब इस पर राजी थे कि हाँ ये पास होना ही चाहिए, क्योंकि सबको एक तरीके से नुकसान हो रहा था, सरकारों में बहुत इंस्टेबिलिटी आ रही थी, ठीक है। तो भाई यूनानिमस वोट से जो है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में मतलब एकदम से पास हो गया, और इसको एज ए प्रूफ देखा गया ऑफ मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, एंड दैट वाज अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। एट द देन सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, हु वाज द सेंट्रल लॉ मिनिस्टर? अच्छा समझ गई। ये बात किसने कही थी? दिस इज द प्रूफ ऑफ द मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने कही थी उस टाइम पे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। भाई इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके। एक तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आता है, ऐसा नहीं है कि पहले जैसे पार्टीज जो हैं पूरे एमएलए एमपी आए उसमें और इधर से उधर भाग रही हैं और पार्टी बार बार सरकार गिर रही है, फिर दूसरी बन रही है, फिर गिर रही है। भाई ऐसा बहुत हुआ, और इसीलिए जो है इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर फ्रॉम स्विचिंग पार्टीज़। अब लेजिस्लेटर जो है वो पार्टीज़ को स्विच नहीं कर सकते थे ऐसे करके, ठीक है। फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट, भाई इससे डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट फैसिलिटेट हुआ,
ठीक है, पार्टी मर्जर्स हुए लेजिस्लेचर में। देन उसके बाद डिक्रीजिंग पॉलिटिकल करप्शन, इससे पॉलिटिकल करप्शन भी एक हद तक कम हुआ, क्योंकि देखो जब कोई एमपी को दूसरे एमपी बुलाते हैं तो वो ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर आ जाओ, हम तुमको पैसा देंगे, पद देंगे, है ना। तो ये क्या था, पॉलिटिकल करप्शन था, एंड इट हैज़ डिक्रीज इट। एंड नॉन डेवलपमेंटल स्पेंडिंग ऑन इरेगुलर इलेक्शंस, और बार बार जब सरकारें गिरती थी तो फिर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आता था कि बार बार इलेक्शन कराए जा रहे हैं, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ये दल बदल के चक्कर में। सो दैट्स वाई कि जो हमारी स्पेंडिंग थी, हमारा जो खर्चा था वो भी बच गया। प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, और इससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलने लगा पॉलिटिकल पार्टीज को भी। ड्रॉबैक्स इन इम्प्लीमेंटेशन, भाई ये अच्छा है, मतलब एक्ट तो अच्छा है, इसमें तो ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ड्रॉबैक है, जैसे कि इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन, ठीक है, देयर बाई लिमिटिंग लेजिस्लेटर राइट टू डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस वाइल प्रमोटिंग पार्टी बॉसिज्म। देखो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बेचारा एमपी बहुत अच्छा हो, ठीक है, या कोई एमएलए बहुत अच्छा हो, उसकी पार्टी ही गलत जा रही हो। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि वो, मान लो पार्टी कह रही है कि भाई हम तो ये करेंगे, और उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही हो कि यार ये तो बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है, तो भाई इसको क्या कर रहे हो, आपने कर्ब कर दी उसकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। वो जो उसकी बात कहने की क्षमता थी ना, वो जो अपना प्रोटेस्ट कर सकता था, ठीक है, किसी दूसरी पार्टी में जाकर, तो आपने क्या किया, उसको कर्ब कर दिया, ठीक है, लिमिट कर दिया लेजिस्लेटर के राइट टू डिसेंट, राइट एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे डिसेंट वाले होते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, हिंदू कोड बिल के तहत उन्होंने, उनका डिसेंट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। तो भाई इसने, इस वाले एक्ट ने क्या किया, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में, ठीक है। इट डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफेक्शन इज कंसिडर्ड इरेशनल, भाई बहुत ही इरेशनल है, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रही है इंडिविजुअल और ग्रुप डिफेक्शन के बीच में। अलाउिंग ग्रुप डिफेक्शन वाइल प्रोहिबिटिंग इंडिविजुअल वंस, भाई अगर ग्रुप में कोई डिफेक्शन कर रहा है तो तुम उसको अलाउ कर रहे हो, और अगर इंडिविजुअली कोई कर रहा है तो आपको उससे गुस्सा आ रहा है, तो ये एक तरीके से मतलब इरेशनैलिटी है, ठीक है, इरेशनल इसको कंसिडर किया जा रहा है। द लॉ डज नॉट एड्रेस एक्सपल्सन ऑफ लेजिस्लेटर फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड द लेजिस्लेचर, भाई कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लेजिस्लेटर जो हैं वो लेजिस्लेचर के बाहर करते हैं, तो ऐसी तो कोई एड्रेस नहीं किया आपने, ऐसी कोई इनकी एक्टिविटीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा है ये एक्ट, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स रिगार्डिंग पार्टी एफिलिएशन इज डीम इलॉजिकल, भाई ये क्या बात है, मतलब इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं कर सकते किसी पार्टी को ज्वाइन, और जो नॉमिनेटेड है वो 6 महीने के अंदर कर सकते हैं और 6 महीने के बाद नहीं कर सकते, ये क्या लॉजिक क्या है इसके अंदर, ठीक है, ये यही पूछ रहे हैं। Decision making authority placed on the presiding officer is criticized due to potential biases and lack of legal expertise, ठीक है, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आपने अथॉरिटी दे दी कि आपको डिसाइड करना है कि ये इंसान एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई आप देखो तो वो बायस हो सकता है इंसान, ठीक है, या उसके पास लीगल एक्सपर्टीज़ कम हो सकती है, उसके पास कमी हो सकती है लीगल एक्सपर्टीज़ की, जैसे इलेक्शन कमीशन है उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसको नहीं पता है ना। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक एज एक्सप्रेस बाय सम स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा। भाई इससे पहले हम देख चुके हैं कि बहुत सारे मतलब ऐसे स्पीकर आए हैं लोकसभा के जिन्होंने इलॉजिकली किसी को डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जो उनकी पार्टी की थी उनको नहीं किया। ऐसे हम देखते ही हैं, तभी तो क्यों तो होलोहन केस आया था 1992 में। भाई 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, अब देखते हैं क्या है, रीज़न क्या है उसकी, रीज़न क्या थी उसके आने की। भाई एक तो वो स्ट्रेंथन करना चाहता था, अमेंड करना चाहता था एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल में, ठीक है, जो कि इमर्ज हुआ था ड्यू टू इट्स परसीव फेलर टू डिटेक्ट डिफेक्शन इफेक्टिवली, मतलब पूरे तरीके से डिफेक्शन को रोक नहीं पा रहे थे। अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि भाई 10th शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा अगर डिफेक्शन होता है, ग्रुप डिफेक्शन होता है, उसको तो अलाउ कर रहा है, ठीक है, और इंडिविजुअल डिफेक्शन को इलीगल कह रहा है। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट कैसे एग्जेम्प्ट हो पा रहा है, ठीक है, स्प्लिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए जैसे कि पहले 1/3 वाला था ना, तो भाई रिपोर्ट्स बाय दिनेश गोस्वामी कमेटी जो थी 1990 की, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 1999 की रिपोर्ट, और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो भैया इन सब की रिपोर्ट में ये कहा, इन्होंने ये रिकमेंड किया कि भैया ये जो आपका प्रोविज़न है ना एग्जेम्पशन वाला फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट, कि अगर पार्टी में स्प्लिट हो जाता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो ये गलत है, ठीक है, इसको ऑमिट करो। और NCRWC ने ये भी सजेस्ट किया था कि भैया आपको डिफेक्टर्स को पैनलाइज करना चाहिए बाय बारिंग देम फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म और अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन विच एवर इज अर्लियर। इन्होंने कहा था NCRWC ने कि आपको डिफेक्टर्स को ऐसे पैनलाइज करना चाहिए कि वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जितना कि उनका टर्म बचा था उसमें वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते और नेक्स्ट इलेक्शन तक नहीं कर सकते,
ठीक है, या तो नेक्स्ट इलेक्शन तक या जब तक उनका टर्म बचाता तब तक, विच एवर इज अर्लियर। और भाई लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू अ मैक्सिमम ऑफ 10%। उन्होंने ये भी कहा था 2003 में कि भैया देखो बहुत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब लोकसभा में मतलब मंत्री पद पाने के लिए बहुत से नेताओं को ऐसे लालच दिया जा रहा है हमारे यहाँ पर आ जाओ, और फिर उनको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतनी बड़ी हो रही है कि इतने सारा मतलब एकोमोडेशन जा रहा है, पैसा जा रहा है उनकी स्पेंडिंग में MP MLAs की, तो ये गलत है। से ठीक है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ जितनी है ना 543 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, NCRWC ने कहा था। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिवली लार्ज मिनिस्ट्रीज, ये लार्ज मिनिस्ट्रीज को होने से मतलब रोकेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट प्रोविजंस देखिए क्या क्या थे 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के, ठीक है। इन्होंने ना स्टेट की जो काउंसिल जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उसको कम किया और एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे कैसे स्ट्रेंथन किया, चलिए देखिए। देखो NCRWC ने क्या कहा था, ये कहा था ना कि मतलब जो मतलब ये है क्या कहते हैं इसको, जो साइज़ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 10% से ज़्यादा ना हो। तो फिर इन्होंने कहा कि 10% तो बहुत ही कम हो गया, एक काम करो 15%, ठीक है। 15% पर सब राजी हो जाते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं PM को भी मिलाकर, नॉट एक्सक्लूडिंग द PM, इंक्लूडिंग द PM, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% होनी चाहिए ऑफ द टोटल लोकसभा टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। और भाई मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू डिफेक्शन आर इनएलिजिबल फॉर मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स। देखो दोनों मेंबर के दोनों हाउस के मेंबर, चाहे वो हाउस हो मतलब हाउस ऑफ पीपल हो या लोअर हाउस हो अपर हाउस हो, ठीक है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते तब वो मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक है। ड्यू टू डिफेक्शन आर इनएलिजिबल फॉर मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स, मिनिस्टर नहीं बन सकते वो, ठीक है। भाई सिमिलरली स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके 15% से ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 12 मिनिस्टर्स, ठीक है। लेकिन भाई देखो एक्सीडिंग तो कह दिया 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेकिन भाई 15 से कम भी नहीं होने चाहिए, कि 15 से कम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत किल्लत है MP MLAs की, तो इसलिए वो 12 से कम रहते हैं, 12 से कम नहीं रहने चाहिए, ठीक है। और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है स्टेट लेजिस्लेटर्स क्वालिफाइड टू बी डिफेक्शन आर ऑल्सो बार्ड फ्रॉम मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स। और सेम यहाँ पर भी है, जैसे MP जो है वो बैन किए जाते हैं कि आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं ले सकते आफ्टर डिफेक्शन, वैसे ही सेम स्टेट लेजिस्लेचर वाले भी नहीं ले सकते। अब जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है मेंबर डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू डिफेक्शन फ्रॉम होल्डिंग न्यूमरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। अब भाई जो कि मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए हैं डिफेक्शन के चलते, उनको कोई रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट भी नहीं दी जा सकती जहाँ पर जो सैलरी है वो पब्लिक रेवेन्यू से आती है या फिर गवर्नमेंट ओन बॉडी से आती है, एक्सेप्ट इन कंपनसेटरी केसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पब्लिक ऑफिस पर बिठा देंगे उसको, ठीक है। तो सैलरी जिसकी गवर्नमेंट ओन बॉडी से आती है, पब्लिक रेवेन्यू से आती है, तो वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते आप। एक्ट रिमूव करता है इन द प्रोविजन इन द टेस्ट शेड्यूल अलाउिंग एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। मतलब पहले ये था ना कि अगर 1/3 स्प्लिट होता है पार्टी का तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो अब उसको एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।